हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले योगिता जी, और बस मैं बहुत अच्छी हूँ। हालांकि कोरोना का समय है, सभी लोग एक तरीके से नेगेटिविटी में हैं और बहुत डिप्रेशन में हैं। बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है। बहुत सारे चैलेंजेस इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, खुशनुमा है। हमें उसको भी फील करना चाहिए, उसका भी आनंद लेना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए। और मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपना परिचय अगर आप पूछें तो अपनी 2 पंक्तियों में कहूँगी कि मुतमईन हो खुद से खुद ही से मुतासिर, मुतमईन हो खुद से खुद ही से मुतासिर, ये भी एक ढंग है मेरी जिंदा दिली का, ये भी एक ढंग है मेरी जिंदा दिली का। तो आप खुद से इन्फ्लुएंस रहें और इसके मायने यही होते हैं कि खुद से प्रेरित रहें। आप खुद की रिस्पेक्ट करें, आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद से प्रेरणा पाते रहेंगे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपका सम्मान ना करे। क्या बात है मैम, बिल्कुल माहौल बदल गया। आपने जितनी खूबसूरत आपकी मुस्कान है, उतना खूबसूरत आप लिखती भी हैं, तो मानना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगी, जो हाल ही में आपको ये अवार्ड से नवाजा गया, तो किस तरह की फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहूँगी थैंक्स टू मारवा स्टूडियो, संदीप मारवा जी, सुशील भारती जी, सभी का। और आप जो आज इंटरव्यू ले रही हैं योगिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मायने में कि ये अवार्ड केवल एक अवार्ड नहीं होता मेरे लिए। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली कि मुझे अभी और बेहतर करना है और कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस है तो मुझे अपने समाज के लिए, जहाँ मैंने जन्म लिया, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि और राष्ट्र के लिए कुछ तो बेहतर करके जाना है। उसी दिशा में आज ये जो आपने सम्मानित किया है, ये वाकई मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। मैं इससे बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि हम जो राइटर्स होते हैं, हम जो कलाकार कलमकार होते हैं, हमारे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता। पैसा, ये सब मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, पर ये वाकई बहुत बड़ा सम्मान है। और इसके लिए थैंक्स टू संदीप मारवा सर, मारवा स्टूडियो का बहुत तहे दिल से शुक्राना मैं करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस सम्मान से नवाजा। और सरोजिनी नायडू जी अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। हम उनके चरणों की धूल भी नहीं, पर कोशिश करेंगे, मैं और मुझ जैसी बहुत सी महिलाएं जिनको आपने सम्मानित किया। हम ऑनलाइन ये अवार्ड एक वर्चुअल माध्यम से ले चुके हैं और वो भी बहुत मैस्मराइजिंग था। मैंने उस प्रोग्राम के लास्ट में अपना एक गीत पढ़ा था, तो ये भी आज तो यहाँ पर खुद से आकर के ले रही हूँ, तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है मैम, तो एक सवाल कर ही लेते हैं इनसे, क्योंकि इतनी टैलेंटेड ये है, इतना अच्छा ये बोलती है और लिखती तो लाजवाब ही है, लेकिन ये घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इतना कुछ मैनेज करना, इतने सारे खिताब लेना, हर रोज कुछ ना कुछ नया करके दिखाना, कैसे मैनेज करती हैं? इतनी एनर्जी कहाँ से लगती है कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो कैसे मैनेज करती हैं सर? बिल्कुल योगिता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और अक्सर मुझसे पूछा ही जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो मेरे पास है। सभी के पास उतना ही समय होता है जितना ईश्वर ने सबको दिया है। एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट स्किल पर, आप अपने उस समय को कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो मैं अपनी प्राथमिकताएं तय करती हूँ, प्रायोरिटीज़, कि आज मुझे अगर मान लीजिए ये काम करना है तो मेरी प्राथमिकता है कि मुझे ABCD इस हिसाब से मैं चैनलाइज करती हूँ। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं राजभाषा अधिकारी हूँ सफदरजंग एयरपोर्ट पर, तो उसके बहुत से दायित्व हैं। क्योंकि ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ तो बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स होते हैं, वो वहाँ बहुत अच्छे से हमें परफॉर्म करना होता है। हिंदी कार्यशालाएं, हमारा हिंदी पखवाड़ा, हमारी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए पूरी एनर्जी चाहिए। तो सुबह 9:30 से 6 तक तो दफ्तर रहता है। पीछे कोरोना में बस थोड़ा समय मिला तो अपने आप को और समझा और जाना, और उसके बाद जो समय मिलता है मेरी कोशिश रहती है मैं परिवार, मेरी बिटिया है अभी वो 9th क्लास में है, वो भी थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास कर रही है। एक्चुअली मुझे लगता है राइटिंग स्किल ईश्वर देता है, ये आप इम्पोज नहीं कर सकते, ये ईश्वर की कृपा होती है। तो मैंने उसे कभी नहीं कहा कि तुम लिखो, वो खुद से लिख रही है। एक बेटा है 6th में है, तो फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
पैसा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि नौकरी से भगवान बहुत दे रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ। बस कुछ करना है लेखन के क्षेत्र में, और अपनी एक संस्था है मेरी, तो मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो समय बस मैं ऐसे ही निकालती हूँ कि ऑफिस और उसके बाद घर, और रात को 1 घंटा लगभग अपने लिए रखती हूँ, जिसमें मैं राइटिंग करती हूँ और कुछ सोशल इश्यूज पे, मतलब कुछ मैंने हमारी एनजीओ के थ्रू नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो लेडीज़ प्रॉब्लम में होती हैं वो फ़ोन करती हैं, तो उनको जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से उनको सॉल्यूशंस बताते हैं। ओके, सो मैम हिंदी से थोड़ा एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि आपने बताया कि मतलब जैसे आप, हम जानते हैं कि आप नॉन हिंदी बैकग्राउंड से थी जी, पर लेकिन आफ्टर दैट जो हिंदी में आपका इंटरेस्ट आया और जो आपने काम करना शुरू किया, तो ये एक्चुअल में ये आइडिया कैसे आया कि मैं हिंदी में इंटरेस्ट गेन करूँ? बहुत वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं 11-12 मैं ये ज़रूर बताऊंगी, मैं बिल्कुल भी स्कॉलर स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं थी शुरू से। आई एम वेरी एवरेज पर्सनैलिटी, और मैं यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो उनको बोलूँगी कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारिए मत जीवन में, लड़ना मीन्स आप संघर्ष करते रहिए तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पीएचडी करूँगी, वेरी सीरियसली। और मेरे आगे जब डॉक्टर लगा तो मुझसे ज़्यादा मेरे पापा बहुत खुश थे, क्योंकि उनका सपना था, और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, मिस्टर खुशहाल अधिकारी। मैं अक्सर कहती हूँ कि सबके अपने अपने फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई ने निकलने नहीं दिया, पापा ने कुछ करने नहीं दिया, पर मैं कहती हूँ मैं जो भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर अगर तिनका भर भी हूँ या कुछ किया है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मेरी लाइफ में 2 पुरुष हैं जो मेरे दायां बायां हाथ है। मैं उनको, मेरे पापा श्री इंद्रलाल शर्मा जी और मेरे हस्बैंड मिस्टर खुशहाल अधिकारी जी, उन दोनों ने, कभी मैं जब कभी थक भी जाती थी या हम लोग लथार्जिक भी हो जाते ना, आलस तो हमारी इंसान की एक मनोवृत्ति होती है, तो नहीं मुझे नहीं करना, तो हस्बैंड ने ही पुशअप किया कि नहीं करो, तुम्हें करना है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टरेट करूँगी। मैंने 11th-12th कॉमर्स से किया। उसके बाद एक्चुअली कहते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत दूर का देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो पापा ने उस वक्त बोला कि हमारे समय में एक्चुअली डिस्टिंक्शन आना, 75% आना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मुझे याद है जब 12th का मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पापा बहुत खुश थे, पूरे मोहल्ले में उन्होंने मिठाई बांटी, और 75% आए तो पिताजी ने कहा कि हिंदी में इतने अच्छे नंबर है, तुम हिंदी ऑनर्स करो। तो ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई योगिता जी, और उन्होंने हिंदी ऑनर्स में, मैंने कई कॉलेजेस में भरा था फॉर्म, पर जानकी देवी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ से मैंने किया। और मैं आज जो भी हूँ, मेरे गुरुओं का बहुत योगदान है। मैं आज सभी को याद करूँगी, कुमकुम जोशी मैम, सुधा उपाध्याय मैम, वासव दत्ता पांडे मैम, यश मैम, और बहुत सारी, सुभद्रा सक्सेना मैम, बहुत सारे टीचर्स, और ऋचा चतुर्वेदी मैम, बहुत सारे लोग मेरे आसपास रहे उनकी दुआओं से। और फिर जब एक बार वो कहते हैं ना, ओखली में सर दे लिया तो मूसल की धार से क्या डरना, तो फर्स्ट ईयर तो मैंने घर वालों को बहुत कोसा, कहाँ फंसा दिया, क्योंकि जब आप सुनते हैं ना हिंदी ऑनर्स तो लगता है बहुत ईजी है, पर नहीं, बहुत टफ है, क्योंकि पहले साल में आपको डरा दिया जाता है काव्य शास्त्र क्या होते हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। तो वाकई मैं भी बहुत डर गई थी कि ये बहुत डिफिकल्ट है यार, कहाँ पंगा ले लिया। पर उसके बाद सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट डेवलप होता गया, क्योंकि बहुत सारी मैंने नॉवेल्स पढ़े, बहुत सारे उपन्यास, स्टोरीज पढ़ी। तो सेकेंड ईयर और फिर फाइनल ईयर, उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा नहीं। और जब एमए में आई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी से एमए कर रही थी, और वो मेरे लाइफ के 3 साल, मतलब मैं खुद को, मैंने अपने आप को झोंक दिया था जिसे कहेंगे। टीवी क्या होता है, केबल क्या होता है, हमारे टाइम में इतने सारे ये भी नहीं थे जो बच्चों के पास आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हमारे समय में नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर में तो केबल भी फादर ने 12th का रिजल्ट आने के बाद लगवाया था। तो मैं सुबह घर से 6 बजे निकलती थी, सुबह मैं रशियन की क्लासेस लेती थी साउथ कैंपस में। मैंने रशियन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा किया, और उसके बाद मैं जानकी देवी कॉलेज से निकलती थी आर्ट्स फैकल्टी, वहाँ मैं एमए की क्लासेस लेती थी। फिर वहाँ से
अनुवाद परिषद में आती थी, नॉट प्लेस मंडी हाउस, वहाँ से मैं अनुवाद का कोर्स कर रही थी। मतलब मैं सुबह 6-7 बजे की निकली और उस समय मेट्रो नहीं होती थी, बसों में धक्के खा के लटक के मैं रात को 8:30-9 बजे घर पहुँचती थी। और आई वॉज सो टायर्ड। और मम्मी तो कहती थी थोड़ा बहुत किचन का भी काम सीखो, पर पापा हमेशा इनकरेज करते थे। कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में भी इसलिए एडमिशन लिया था क्योंकि बचपन से बॉयज़ के साथ पढ़ी हूँ, तो मुझे ये था कि अब कुछ ना अलग करना है, अपने लिए जीना है 3 साल। तो लड़कियों के साथ पढ़ने का मन था कि देखो गर्ल्स कॉलेज में होता क्या है। तो इसीलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी की वजह से मेरा अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ घुमक्कड़, तो उसमें था कि घुमक्कड़ी के नुस्खे। तो मैंने बहुत ट्रैवल किया है, आई एम अ बॉर्न ट्रैवलर, और मुझे लगता है एवरीबडी इज़ अ बॉर्न ट्रैवलर। हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। जैसे मैं गाना भी गाती हूँ, मैं डांस भी करती हूँ, मैंने लाइव शोज़ भी किए हैं बहुत सारे, हैबिटेट सेंटर में और बहुत जगह, और कहीं से भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, शौकिया गाती थी, गाते गाते बस यूट्यूब पे देख देख के रियाज़ किया, गाने लगे और फिर शोज़ किए। ऐसे ही मैंने थिएटर किया और डांस के भी प्रोग्राम्स किए, तो बस वो। और पीएचडी तो मैंने नौकरी के साथ साथ नौकरी की, उसके साथ मैंने मेरी बिटिया, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी और नेट क्वालिफाई किया, तो बस ये था कि जॉब के लिए ऐसा सोचा नहीं था, पर ठीक है 2-3 जगह से ऑफर आ गया था तो किया। अदरवाइज ये था कि बस पढ़ना है।